नमस्कार साथियों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम जितने भी वनडे एग्जाम है जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, जीडी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी या जितने भी स्टेट के वनडे एग्जाम है जिनमें मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट है, उनके पिछले 10 सालों के क्वेश्चन उठा के हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम उसकी बेसिक नॉलेज भी और उसका एडवांस लेवल भी एक ट्रिकी अप्रोच से कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको पहली क्लास जिसमें थ्योरी की हुई थी और उसके बाद अगली श्रृंखला में हमने क्वेश्चन कराए थे। आप देखोगे ये पहला क्वेश्चन ही अगर आप देखो तो आजकल वो क्वेश्चन हल करने पे नहीं, आपकी बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए देता है। अब इसमें बताओ कौन सा फार्मूला लगाओगे। अगर आप लोगों को उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप वो क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। ये क्वेश्चन एनडीए में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मतलब समिश्रण संख्या, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, यानी एक समिश्रण संख्या हमेशा एक्सप्रेस व्यक्त होगी किसमें, वास्तविक नंबर में। ठीक है, दूसरा उसने दिया एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है। एवरी रियल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या, कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कि एवरी रियल नंबर यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं और प्रत्येक रियल नंबर एक पूर्णांक है। अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी होगी जिसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे समझाया था, तो आप देखते ही उत्तर मान लोगे इसका कि प्रत्येक वास्तविक संख्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर मैं आपको यहां रिकॉल कराऊं कि कॉम्प्लेक्स जिसे सम्मिश्रण कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल वास्तविक और दूसरा होता है साथियों काल्पनिक। अगर आपने 11th में मैथ होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी आयोटा। ठीक है, जिसमें x का स्क्वायर बराबर -1 होता है। ऐसी दुनिया में कोई संख्या नहीं जिसका स्क्वायर करने पर -1 हो। इसलिए हमने एक कल्पना की थी कि आयोटा एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर -1 प्राप्त हो। हमें प्रॉब्लम को छोटा करने के लिए और उसे सोल्व करने के लिए काल्पनिक संख्या ली एक्स स्क्वायर बराबर -1, तो उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई संख्या होगी तो वो बी ए प्लस बी आयोटा होगी। अब ए किसमें, ए है रियल नंबर और बी है इसका इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर। अगर कोई संख्या इस प्रकार है 5 प्लस के 0, यानी बी अगर ए का मान कोई भी नंबर है, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और बी का मान 0 है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे 5 प्लस के 0 आयोटा, और 0 0 के साथ गुणा होने पे ये भी 0 हो जाएगी तो ये 5 बचेगा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि 5 एक वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर ये होता ए की वैल्यू 0 होती और बी की वैल्यू कुछ भी होती, मान लो 3 होती, तो यहाँ होता 3 आयोटा, क्योंकि ए तो 0 हो जाती और 0 प्लस के 3 आयोटा का मान कितना होता, 3 आयोटा, तो ये होगी काल्पनिक संख्या। लेकिन अगर ये है 3 प्लस के 2 आयोटा, तो ये कैसी नंबर है, ना तो ये रियल है और ना ये इमेजिनरी है, क्योंकि इसमें रियल भी है और इमेजिनरी भी है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। किस प्रकार का नंबर है साथियों, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे सिलेबस में इमेजिनरी नंबर बस पॉइंटों में है, 1.1%, 0.2%। हमें नंबर तो पढ़ने रियली, लेकिन इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए क्योंकि आजकल क्वेश्चन इस फॉर्म में आने लगे। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है रियल नंबर। अब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो लिखा जा सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स रियल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये कट गया। अब दूसरा है एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। अगर पूर्णांक की बात करें, इसके बाद रियल नंबर वास्तविक नंबर भी दो उसमें हुए, एक तो है पूर्णांक
और एक हुआ प्री में एप्री में। ठीक है, पूर्णांक। अब ये पूर्णांक भी तीन प्रकार के होते हैं साथियों, पूर्णांक भी तीन प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक, एक शून्य और दूसरा धनात्मक। अब ये जो धनात्मक होता है इसे हम पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। और ये कहां से शुरू होते हैं, एक दो तीन चार पांच, यानी एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो एक क्या हो गया, धनात्मक संख्या होगी। तो सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक होंगी, ये तो बात सही है, लेकिन सभी पूर्णांक धनात्मक संख्या होंगे ये गलत है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया कि एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर तो है, लेकिन एवरी, पर भाई अगर कोई संख्या माइनस के वन है तो ये धनात्मक थोड़ा ही है, या शून्य है ये धनात्मक थोड़ा ही है। लेकिन धनात्मक शून्य और ऋणात्मक से मिलकर पूर्णांक बना, तो ये भी उसने उल्टा दे दिया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। भाई एवरी रियल नंबर चाहे वो दो है, चाहे वो भिन्न में है, 3/5, 5/7 या माइनस का एक, 8, ये सब क्या है, ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और ये सब समिश्रण संख्या उसके रूप में लिखा जा सकता है। भाई ये है 2 प्लस के 3√5, ये सब क्या हो गया, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। एवरी रियल नंबर इज ए इंटीजर, प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्णांक है, नहीं, प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया साथियों इसका, इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि x धन संपूर्णांक है, x की वैल्यू आप एक धन संख्या मान लो, पॉजिटिव नंबर मान लो 2, ठीक है, 2 4 6 8 कुछ भी ले लो, और y ऋण विषम पूर्णांक है, और y ऋण विषम है, माइनस का 1 मान लो, माइनस का 3 मान लो, कुछ भी मान लो, तो x y है। अब देखो आपने एक सर्ट्स एंड डाइसिस में पढ़ा होगा, घातांक में पढ़ा होगा, घातांक और करनी में, कि अगर x की पावर y है यानी 2 की पावर 3 है तो ये होगा 8। ठीक है, अगर साथियों उसकी पावर माइनस के 3 है तो ये होगा 1/8। यानी माइनस हटाने के लिए हम इस घात को क्या कर देते हैं, 1 के बटे में लिख देते हैं। अगर ये 1 की पावर 2 माइनस के 3 है तो ये होता 1 की पावर 1/8, यानी 8 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, यानी हम इस संख्या को उल्टा करके लिखते हैं 1 के। तो यहां उसने कहा, हमने मान लिया कि वो 2, भाई x का मान तो 2 है और y का मान -1 है, तो इसे लिखेंगे हम 1/2। तो ये ओड इंटीजर है। इंटीजर क्या हुआ है, इंटीजर तो नंबर लाइन पे होगा, ये 0 होगी, ये 1 प्लस का 1 2 3 4, ये होगा, ये होगा -1 -2 -3 -4। जो इन डॉट पे होता है उसे बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या, इंटीजर। ठीक है, यानी जो पूरा पूरा नंबर होगा, जैसे इसके बीच में 2 से 1/2 है, ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो जो इस पर होगा वो इंटीजर होगा। अब 1/2 कहां है, 0 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब वो ओड इंटीजर नहीं होगा, और ओड नहीं होगा तो इवन भी नहीं होगा, वो रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू की फॉर्म है। रैशनल नंबर की मैंने आपको दो परिभाषा बताई थी, एक तो जो बेसिक है कि पी बटे क्यू की फॉर्म में हुआ, ठीक है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या वो होगी जिसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके अलावा भी एक परिभाषा और याद रख लो कि रैशनल नंबर वो संख्या होगी, वो संख्या होगी साथियों जिसे हम इस प्रकार लिख सके, या तो वो दशमलव के बाद रिपीट हो रही हो, बार बार रिपीट हो रही हो, या वो दशमलव के बाद कुछ दूरी के बाद वो खत्म हो जा, या तो वो खत्म हो जा या वो बार बार रिपीट हो। आप रैशनल नंबर की परिभाषा यही रखो, याद रखो, या तो वो दशमलव के बाद रिपीट हो रही हो,
या वो खत्म हो रही हो। ठीक है साथियों, या तो वो खत्म हो रही हो दशमलव के बाद, या वो बार बार रिपीट हो रही हो, तो वो रैशनल रैशनल नंबर की परिभाषा है, यानी वो संख्या क्या है, रैशनल है। तो 1/2 क्या है, p/q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर है। उसने कहा यदि एक आई बराबर a² + b² + c² है, जहां a और b क्रमागत पूर्णांक है और c a/b है, तो आई क्या है, a और b क्रमागत पूर्णांक है, हमने मान लिया 1 2, ठीक है, क्रमागत है और पूर्णांक है। अब ये लिखेंगे हम, और c क्या होगी, 1 × 2, यानी ये भी हो गया 2। तो i बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस के 4, 4 4 8 और 1 9। अब आप दूसरी संख्या लेके देख लो, ये ले लो 2 और 3, तो ये हो गया c हो गया 6। c इन दोनों के प्रोडक्ट से बना ना 6, तो यहां लिख लो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो 36 और 4 40 और 9 49। अब उसने कहा कि एन इवन नंबर एंड इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, कि यह एक सम संख्या होगी और इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, कि यह किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। तो यहां भी देखो ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। उसने कहा एड ओड नंबर एंड इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ये भी गलत। स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर, यह किसी सम संख्या का सम पूर्णांक का स्क्वायर होगा। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 49 किसका है, 7 का। आप किसी भी तरह लिख लो, ये हमेशा एक विषम संख्या के क्या रहेंगे साथियों, स्क्वायर रहेंगे। तो आंसर होगा स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर। क्या होंगे साथियों, ये एक स्क्वायर होगा किसका, एन ओड इंटीजर का। अब उसने कहा, अगला क्वेश्चन देखो, 30 से छोटे सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ x है और उनका गुणनफल y है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो साथियों, आप देखोगे कि ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे थ्योरी पे, आपकी बेसिक नॉलेज पे। अब अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल दो ही टुकड़े हो, एक या दो ही फैक्टर हो, एक तो वो एक हो और एक वो संख्या स्वयं हो, यानी इटसेल्फ हो। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर ऐसी एक संख्या होती है जिसके केवल दो ही टुकड़े होते हैं, एक तो एक और एक वो खुद। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि एकमात्र सम संख्या है। बाकी कोई भी संख्या हमेशा या तो 6 के मल्टीपल के एक पहले होगी या 6 के मल्टीपल के एक बाद होगी, यानी वो 6 के मल्टीपल के आसपास होगी। अब उसने कहा कि 30 से छोटी अगर हम लिखें 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 17 19 23 और 29। अब ये देखो, दो क्या है, इनमें इवन है। अब ये संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 ओड है तो इनका योग भी क्या होगा, ओड होगा। भाई मैंने आपको बताया था कि ओड प्लस ओड, अगर ओड संख्याओं की संख्या विषम संख्याओं की संख्या यानी उनका क्रम में वो सम हो, योग उनका संख्याओं का वो जो हो, जैसे यहाँ 8 संख्या होती तो इनका योग क्या होता है, एक सम संख्या होती, ठीक है। लेकिन यहाँ ये क्या आया, ओड आया, ठीक है। 9 संख्याओं का क्या होगा, ओड। भाई आप इस तरह देखो, 1 और 3 दो संख्या है और इन दो है तो इसका मतलब सम है, तो इनका योग भी सम होगा। अगर 1 3 5 ये विषम हो, इनका संख्या विषम हो, तो इनका योग भी विषम होगा, 5 3 8 1 9। तो वो मैं यही बता रहा कि यहाँ संख्या 9 है, तो इसका मतलब इनका योग कितना है, ओड है। और ओड और दो क्या बची, एक अलग संख्या, दो क्या है, इवन। तो इवन प्लस ओड जुड़कर क्या होगा, ओड आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एक्स तो हो गया ओड। अब उसने कहा कि और उनका गुणनफल y है, लेकिन एक बात और याद रखो कि अगर ओड में गुणा करें तो प्राप्त हो ओड, ओड की इवन में गुणा करें तो प्राप्त होगा हमें इवन, और इवन की
इवन में गुणा करें तो प्राप्त होगा हमें इवन। ऐसे ही अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं कि ओड प्लस ओड जुड़ने पे इवन, इवन प्लस इवन जुड़ने पे ये भी इवन। अगर ओड प्लस इवन जुड़े तो ये क्या प्राप्त होगा साथियों, ओड प्राप्त होगा। तो या तो हमें पता कि 9 संख्याओं का योग ओड होगा, और इसमें अगर सम संख्या जुड़े तो ओड प्लस इवन जुड़कर कितनी होगी साथियों, ओड होगी। ठीक है, अब यहां देखो एक्स का मान तो हो गया ओड, लेकिन अब इनकी आपस में आप कितनी भी बार गुणा कर लो, लेकिन जब दो की गुणा इसमें होगी तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगी एक सम संख्या। तो y का मान हो गया इवन। हमें गुणा करके नहीं देखना, हमें क्या देखना कि अगर ये अपनी बेसिक नॉलेज, अगर ये हमें पता है तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वो 100 तक की संख्या दे दे, 2000 तक की दे दे, आप ये देखोगे कि इसमें ओड कितने नंबर है और इवन कितने हैं। अगर इवन की एक बार, अभाज्य संख्या सबसे छोटी है 2, अगर उसकी गुणा एक बार भी होगी तो वो क्या कर देगा, उन सबको इवन कर देगा। तो इसमें हो गया एक्स इज इवन और वाई इज ओड, गलत। एक्स इज ओड वाई इज इवन, सही। बोथ एक्स एंड वाई आर इवन, गलत। बोथ एक्स एंड वाई आर ओड, तो गलत। तो आंसर क्या हो गया साथियों, इसका बी ऑप्शन हो गया। यहां हमें पता लग गया कि एक्स तो क्या है, ओड है, और वाई इवन है, क्योंकि वाई का उनका आपस में गुणा होते ही 2 की गुणा 5 में होगी तो लास्ट में 0 हो जाएगी, 2 पंजे 10, लास्ट में 0 हो जाएगी तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा, जो कि एक सम संख्या है। एक्स वाई तथा जेड विशिष्ट अभाज्य संख्या है जहां एक्स बड़ा है वाई, एक्स से बड़ा वाई है और वाई से बड़ा जेड है, यदि एक्स प्लस वाई जेड बराबर 70 है। अब यहां भी आपकी बेसिक नॉलेज काम देगी कि अगर मोस्टली मोस्टली संख्याएं, एक को छोड़कर सभी संख्याएं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या सभी क्या होंगी, विषम होंगी, लेकिन एकमात्र संख्या दो ऐसी है जो कि सम है। अब जेड अगर ओड है, वाई ओड है, तो ओड ओड ये तो इवन होंगे। अगर एक्स ओड है तो ये योग कितना हो जाएगा, ओड प्लस इवन ओड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से एक संख्या, और वो भी सबसे छोटी, 2 है, क्योंकि ओड ओड इवन और इवन यहां जुड़ेगा तो ये इवन प्राप्त होगा। मैं ये कह रहा कि अगर हम दो संख्या जोड़े y प्लस के जेड और ये दोनों विषम है तो ये इवन का होंगी। भाई मान लो ये 31 है और ये 27 है, 7 और 1 8, 3 2 5, तो योग कितना आया 58। अब अगर मैं यहां से एक विषम संख्या मान लू 11, तो इनका योग होगा 69 होगा। अगर सब तीनों संख्याएं विषम हो तो यहां हमें विषम रिजल्ट प्राप्त होगा। आप ये मान लो ये जेड 3 है, ये 5 है और ये 7 है। अब ये 5 और 3 जुड़ के तो 8 हो गए, या 7 और 5 जुड़ के तो 12 हो गए, या 7 और 3 जुड़ के तो 10 होंगे। दो और यानी विषम संख्या जुड़ने के बाद सम संख्या होगी, ठीक है, सम संख्या होगी, ठीक है। तो ओड और ओड जोड़ के हमें यहां प्राप्त हुआ इवन, तो इसका मतलब ये संख्या भी इवन होनी चाहिए, तभी तो इवन इवन जुड़ के यहाँ इवन होगा। क्या होगा साथियों, इवन प्राप्त होगा। तो एक्स वाई जेड क्या हो गया 70। तो यहां देखो साथियों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 है, तो एक्स कितना हो गया 2, वाई और जेड कितना हो गया साथियों, हमें पता नहीं, तो यहां वाई और जेड का योग आ गया साथियों 68। हमने ये 2 माइनस कर दिया इधर। अब उसने कहा कि जेड का मान क्या होगा, जेड का मान, अब हम सबसे बड़ा जेड है तो जेड का मान सबसे बड़ा हम 43 रखें कि 68 में से 43 घट के कितना बच गया 25। तो 25 तो है भाज्य है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। अब इससे बड़ा है, इससे छोटा है 37, 68 में से 37 माइनस करो तो ये हो गया 1 31। 37 भी है भाज्य है और 31 भी है भाज्य है, इसका आंसर मतलब आंसर कितना होगा साथियों, उसका 37। हमने क्या किया, 70 में से 2 माइनस कर दिया। जब भी ये क्वेश्चन आएंगे ना, आप देखोगे हमें एक संख्या सम माननी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जितनी भी बार आया 3 संख्याओं पर आया और उनमें से एक संख्या सम माननी पड़ेगी, और सम एकमात्र 2 है। सम एकमात्र क्या है, 2 है। एक और क्वेश्चन कति सेम क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड
अभाज्य संख्या है, एक्स वाई और जेड बराबर 38 है, तो एक्स का अधिकतम मान कितना होगा? तो ये जेड है साथियों, क्या है? जेड। तो x का अधिकतम मान यानी x सबसे बड़ी संख्या है, तो हमने कहा कि x प्लस वाई बराबर 36 बच गया। भाई हमने जेड मान लिया, जेड सबसे छोटी संख्या है और ये सम होगी, क्योंकि तीन तीन अभाज्य संख्या है और तीन अभाज्य संख्या होते ही क्या हो गया कि अगर यहां से सम आया, योग सम आया, तो जेड क्या होगा, यानी उनमें से एक संख्या दो। अब उसने कहा x का अधिकतम मान यहाँ 31 है। अगर 31 रखें तो ये कितने हो गए? 7। तो आंसर क्या हो गया? डायरेक्ट 31। दोनों क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। सॉरी 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 भाई, ये हो गया 31 और 5 36 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब बचे 29, 29 और 7 ये हो गए 36। ठीक है, तो 29 होगा। इसका अधिकतम मान कितना होगा साथियों? 29। उसने कहा तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि उनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में एक संख्या होगी। भाई तीन अभाज्य संख्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमें पता तीसरी संख्या तो दो होगी, ये 100 है। तो y प्लस जेड का मान हो गया 98 और उसने y माइनस जेड दे रखा, हमने y मान ली सबसे बड़ी संख्या, ये है 36। ठीक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या होगी। तो अगर कहीं भी इस तरह का इक्वेशन हो, y प्लस जेड 98 और y माइनस जेड 36, तो y का मान तो इन दोनों का योग बटे दो होगा और इनका जेड का मान इनका अंतर बटे दो होगा। तो इन्हें जोड़ेंगे, 8 6 14, 9 3 12 और 1 13, और इनका अंतर होगा 98 बटे, इसमें से ये माइनस करो, 2 62 बटे 2, यानी एक संख्या तो होगी 31 और एक होगी 2 6 12 2 7 14। तो कौन सी होगी साथियों इनमें से? नन ऑफ एबो। एक मिनट साथियों, आदेश का सुत्ती, एक मिनट भाई, फोन आ गया एक। एक मिनट साथियों, पिछले क्वेश्चन में कह रहे हैं एकदम गड़बड़ कर दिया हमने। देखो इसमें दोबारा देखो, एक्स वाई जेड, अगर ये जेड हम दो मान लें, तो ये बच गया एक्स प्लस वाई बराबर कितना बचा? 36। और सबसे बड़ी संख्या पूछी उसने, तो सबसे बड़ी संख्या 31 है। 31 और 5 भी तो 36 हो साथियों, सही है 31 ही है साथियों उसका आंसर। वो गलती होगी थोड़ी, उसके लिए सॉरी भाई। तो ये समझ में आ गया साथियों, यहां से इसका आंसर कितना हो गया था? नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ इक्वेशन बन गई थी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया था? 98 और x माइनस वाई दिया था उसने 36। तो जहां भी दो इक्वेशन आया और हमें दोनों का मान ज्ञात करना हो, तो एक बार इन्हें जोड़ के बटे दो कर दो और एक बार माइनस करके बटे दो कर दो, तो जोड़ के आंसर आया 67 और ये आया 31। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो ये होगा नन ऑफ दीज। अब उसने कहा अगर x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता? x एक अभाज्य संख्या है, तो x के मान 2 3 5 7 कुछ भी रखो। ठीक है, अगर हम x का मान 2 2 4 रखें तो प्राइम नहीं हो सकता। x का मान 3 रखें तो 3 और 2 5 हो सकता है, 5 और 2 7 हो सकता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, तो सत्य नहीं हो सकता। तो ये सत्य हो सका, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब इसका मान अगर हम 2 रखें, 2 और 3 5,
ठीक है, 5, 3 और 3 6, लेकिन ये 2 और 3 हो सकता है, तो x का मान 2, तो ये प्राइम होगा, तो ये भी हो सकता है। अब उसने कहा 2 प्लस के 5 7 हो गए, 3 प्लस के 5 8 हो गए, लेकिन दो x का मान 2 रखते ही ये प्राइम नंबर होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम यहाँ रखें 2 प्लस के 7, तो ये हो गया 9। 9 क्या हो गया, एक संयुक्त संख्या होगी, तो ये नहीं हो सकता। 3 प्लस 7 ये हो गया 10। उसके बाद तो सब क्या है, ओड प्लस ओड जुड़ के यहाँ क्या होगा, इवन होगा। और यहाँ अगर हम इवन प्लस ओड रखेंगे तो यहाँ इवन आएगा, और 2 को छोड़ के सभी संख्याएं, नहीं यहाँ ओड आएगा। तो 2 के अलावा सब संख्याएं क्या है, सभी प्राइम नंबरों में 2 एकमात्र सम संख्या है, उसके अलावा सभी विषम होंगे। लेकिन यहाँ से अगर हम 2 और 7 जोड़े तो 9 होगा। एकमात्र यहाँ विषम संख्या आने के चांस एक ही थे कि x की वैल्यू 2, x की वैल्यू अगर 2 होगी तभी ये एकमात्र विषम संख्या हो सके थी। लेकिन उसके बाद तो ओड प्लस ओड जुड़ते ही क्या होंगे, सब इवन हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। अगर पी के ओ आर 3 लगातार विषम संख्या है, इन 3 लगातार विषम संख्या मैंने आपको अभाज्य की जब थ्योरी कराया था तब मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 5 7, 3 5 7 का केस पूरी विश्व में एकमात्र केस है, यानी नंबर सिस्टम में एकमात्र केस है कि 3 लगातार संख्याएं विषम हो। और इन पे उसने एसएससी ने, एनडीपीसी एनटीपीसी ने या एनडीए ने अलग अलग तरह से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन अब मैं आपके सामने दिखाऊंगा। देखो 3 5 7, तो आर ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 7, तो आर का मान क्या हो सकता है, 7। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा उसने। इस पर टफ क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। पहले आप ये समझो कि अगर लगातार 3 लगातार विषम संख्याएं हैं और वे तीनों पी के आर अभाज्य है, तो ऐसी एकमात्र कंडीशन यही बनेगी कि वो 3 5 7 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि n प्लस 2 n प्लस 4 अभाज्य संख्या है, तो n के लिए संभावित हलों की संख्या क्या होगी। वही बात है कि यहाँ n का मान 3 हो, यहाँ 5 हो, और यहाँ 3 और 4 7 हो, तो इस प्रकार के कितने हल हो सकते हैं, एक हल होगा। देखो अब की बार उसने क्वेश्चन हटके पूछ लिया, यानी घुमा के पूछ लिया। लेकिन अगर हमें बेसिक नॉलेज होगी कि 3 5 7 ही है, 3 5 7 ही है ऐसी संख्या, तो हम क्या होंगे, वो आंसर मारती ही एकदम आगे बढ़ेंगे। अब उसने कहा एन स्क्वायर माइनस के 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्याएं हो, तो एन के संभावित मान कितने होंगे जहां एन एक पूर्णांक है। एन का स्क्वायर माइनस 33, यानी यहाँ कितना बचना चाहिए, 3, यहाँ कितना बचना चाहिए, 5, और यहाँ कितना बचना चाहिए, 7। भाई 33 31 29 घटते क्रम में आ रहे, जुड़ते हुए क्रम में। यहाँ देखो आपने देखा था एन एन प्लस 2 एन प्लस 4, ठीक है इस तरह थे। तो यहाँ तो जितना बड़ा घटाएंगे उतना छोटा प्राप्त होगा, जितना छोटा घटाएंगे उतना बड़ा प्राप्त होगा, तो ये होगा 3 5 7। अब एन का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, यानी एन की वैल्यू कितनी है, √36। अब ये क्या होगी, एक प्रिंसिपल रूट होगी, यानी बड़ी रूट होगी। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, या तो इस तरह लिख सकते हैं -6 ठीक है, यानी -6 का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6, यानी प्लस का 6। तो इसके √36 के दो टुकड़े हो सकते हैं, या तो -6 या 6। तो कितने हल होंगे इसके, 2 होंगे। ठीक है, यानी अंडर रूट करने के बाद दो, यानी माइनस की संख्या भी प्लस हो जाएगी और प्लस की संख्या भी प्लस ही रहेगी। तो इसका मतलब n के दो मान हो सकते हैं, तो माइनस का 6 या प्लस का 6। अब उसने कहा 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बताया भी था कि ये इंपोर्टेंट है। 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है, 15 अभाज्य संख्या, और 51 से लेके 99 तक या 100 तक कितनी होती है, 10। तो टोटल कितनी होंगी साथियों, 25। कितनी होंगी साथियों, 25। और इसमें वो घुमा घुमा के पूछता रहे। आप देखोगे आगे एक क्वेश्चन आएगा ऐसा
कि जिसमें उसने बिल्कुल घुमा दिया। ठीक है, उसने क्या किया, घुमा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है और 50 और 100 के बीच अभाज्य की संख्याओं की संख्या n है, तो m माइनस n किसके बराबर हुआ? अगर आपके याद है, अगर आप मान लिखने बैठ गए कि 2 3 5 7 इस तरह लिख रहे और फिर 100 तक लिख रहे, फिर उनमें से 50 के अलग निकाल ले और 100 के अलग, तो आपका मान लो 15 सेकंड भी वेस्ट हुई, तो आपके ही तो वेस्ट हुए। और 15-20 सेकंड अगर आपने वेस्ट कर लिए, तो उन 15-20 सेकंड में आप 6-7 क्वेश्चन जीएस के पढ़ सकते हो। भाई जितना टाइम आप मैथ में बचा लोगे उतना जीएस के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि वहां तो क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना और उसका ऑप्शन लगाना। ठीक है, यदि 50 के बीच की संख्या m हो, यानी ये कितनी है, m अभी बताई कि 1 से लेके 50 तक कितनी होती है साथियों, 15। m की वैल्यू आ गई 15। अब n कितने हो, 51 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 100 तक की कितनी होती है, 10। ठीक है, तो मेरे साथ बोलो, 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक 10 और 1 से 100 तक 25। अब उसने m माइनस n पूछा, तो m माइनस n कितना होगा, 15 माइनस 10 यानी 5। कितना होगा साथियों, 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं? देखो 50 के बाद जो पहली विषम संख्या अभाज्य संख्या आएगी ना, वो 53 आएगी। ठीक है, और 100 तक, 100 भी भाज्य है, 99 भी भाज्य है, 98 भाज्य है। 100 तक जो पहले 100 के सबसे नजदीक की अभाज्य संख्या 2 अंकों में 97 होगी। तो 97 में से अगर 52 घटा दें तो ये संख्या होगी, 7 में से 2 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 45। और हमें पता कि 51 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 10। भाई नंबर सिस्टम किससे मिलके बना, संयुक्त संख्या और अभाज्य संख्या, और एक से अभाज्य संख्याओं से और संयुक्त संख्याओं से। एक ना तो अभाज्य है और ना संयुक्त है, ना तो प्राइम है और ना कॉम्पाइज है। ठीक है, ना तो वो अभाज्य है और ना वो संयुक्त है। और अभाज्य संख्या 2 के बाद सभी विषम संख्याएं होती है, उनके अलावा जो बच गई, यानी जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो सब क्या कहलाती है, संयुक्त संख्याएं। अब 45 में से 10 घटाए कितने बचगी, संयुक्त संख्याओं की संख्या होगी साथियों 35। और 35 हमें मिला डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है, इस प्रकार के कितने अंक x हो सकते हैं? तो देखो साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए साथियों इकाई के अंक तक, यानी x की जगह 0 लिख दो। इकाई का अंक पूछा ना उसने। अब देखो, इकाई का अंक 1 हो सके, 2 हो सके, 3 हो सके, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 हो सके, 7 हो सके, 8 नहीं हो सकता, 19 में 9 हो सके, 29 में 9 हो सके, तो 9 हो सके। एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है, इकाई के स्थान पर, इसका मतलब वो संख्या 2 अंकों की तो कम से कम होगी, जब वो इकाई का अंक कह रहा है, तो इसका मतलब 9 होगा। तो आंसर होगा 1 2 3 4 5 और 1 6। अगर खाली वो है तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा साथियों 5। ऐसे कितने नंबर होंगे, 1 2 3 5 7,
9 तो हो नहीं सकता, 0 नहीं हो सकती, तो कितने आंसर होंगे साथियों इसके? 5। 10 से 100 के बीच दो अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिनके अंकों को क्रम को पलटने पर वो भी एक अभाज्य संख्या ही रहेगी? सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या है 11। 11 के अंक पलट के अभाज्य संख्या प्राप्त होगी होगी इसका 13 का 31 होगा, होगा 17 71 होगा, होगा 19 का 91, 91 का अभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगी। 21 का 12 हो जाएगा। ऐसी संख्या तो हमें छोड़ दी जिनकी सम संख्या, जिनकी ढाई अंक जो हो वो सम हो, जैसे 11 है, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। 51 भी छूट गया, 41 पलट के 14 हो जाएगा, ये छूट गया, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और 91 है नहीं, तो 1 2 3 3 तो ये हो गए 71 तक। ठीक है, अब 17 के बाद दूसरा हो गया 23, 23 32 हो गया, 23 के बाद 29 92 हो गया। ठीक है, यानी आप इस तरह लिख लो 12 24 36 48 60 72 84 96। अब 12 का क्यों करा मैंने? क्योंकि 6 के मल्टीपल में क्या हो रहे थे कि उसके आसपास आ रहे थे, जैसे 6 के आस ढाई का अंक लिया ना 12, तो 12 का 11 और 13 आ गए। अब 18 में 17 और 19 है, लेकिन 19 का तो आन रहा, 17 का आ रहा। ठीक है, 24 में 21 ना आ रहा ना 23 आ रहा, छोड़ दो। 30 31 29, 29 नहीं आ रहा, 31 आ रहा। 36 में हो गया 35 37, तो ये हो गया 53। 53 अभाज्य है, तो इसका मतलब एक 35 भी आएगा। 37 का 73, ये 37 भी आएगा। 36 के बाद 42 41, 14 नहीं आने का, 43 34 नहीं आने का, 48 के इधर 47 और 49, 49 अभाज्य नहीं है, 47 का 74, ये भी खत्म। 61 का 16 और इधर 63, 61 और नहीं 59, 59, ये भी नहीं होगी क्योंकि 95 होगी, और ये होगा 61 का 16 होगा, ये भी नहीं होगा। 71 73, 31 और 37 दोनों आ गए। 78 का 79 97, तो लास्ट की संख्या अंक पलटने पे 79। तो ये साथियों ये संख्या होगी 11, इन्हें याद रख लियो 11, 13 31, 17 71, 31 13 आ गया। उसके बाद 35 53 37 73 और 79 97, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो ये साथियों हमें याद रखनी पड़ेगी, कोई भी इनका नियम नहीं है। तो ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5, ये तो लिख ही दिया, 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई एक छूट गई साथियों। एक, सॉरी सॉरी भाई, ये फालतू लिखी हुई। 35 नहीं होती साथियों, 53, 35 नहीं होने की, तो ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी कितनी संख्या होगी साथियों? 10। 11 होगी, 13 31 17 71, 21 से लेकर 29 तक कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि उनमें इस तरफ सम संख्या होगी ना, तो 31 वाली लाइन में होंगी,
देखो इसका एक रिजल्ट हम इस तरह कर सकते हैं कि जो सम संख्या वाले हैं उन्हें छोड़ दो, 11 के बीच में क्या क्या हुए, 11, 13 और 17। ठीक है, उसके बाद साथियों 21 वाली लाइन पूरी छोड़ दो, क्योंकि पलटने पे क्या होगा, एक सम संख्या होगी, वो छूट गया। उसके बाद हो गए 31, 31 हो गया, 37 हो गया। ठीक है, एक इसका अगला नियम हो गया, 41 वाली छोड़ देंगे, 51, 51 वाली में 53, लेकिन अंक पलटने पे 35 होगा तो ये छोड़ देंगे, 51 छोड़ दिया हमने। के बाद 53, 57 का 75 हो गया, 51 वाली पूरी लाइन छूट जाएगी, 61 वाली छूट गई, 71, 71 का आ गया 17 होगा, 73 का 37 होगा और 79। तो ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगी साथियों। इसे इस तरह याद रखो कि 2 वाली में, 4 वाली में, 6 वाली में, 8 वाली में आने का नहीं। ठीक है, अब किस किस में आओगे, और एक 97, ये भी तो होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होगी। लेकिन 11 काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि 11 तो 11 ही है, अंक पलटे ही नहीं, तो 8 होंगी साथियों, आंसर होगा इसका 8। ठीक है, यानी 11 से हम 19 तक चेक करेंगे, 2 वाली छोड़ देंगे, फिर 31 से 39 तक चेक करेंगे, 40 से वाली छोड़ देंगे, फिर उसके बाद 51 वाली भी नहीं उड़ेगी, क्योंकि 51 के बीच में 53 और 57 है, तो दोनों के अंक पलट के एक संयुक्त संख्या बनती है, तो आंसर होगा इसका 8। 1 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं के जोड़े, जुड़वा यानी 6 के आसपास, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96। 1 से 100 तक देख रहे हैं ना, तो 6 के इधर 5 और 7 दोनों है, 1 11 13 है, 17 19 है, 23 25 नहीं है, नहीं 31 29 है, 35 37 नहीं, 41 43 है, 47 49 है नहीं, 53 55 है नहीं, 59 61 है, और ये हो गया 65 है नहीं, 71 73 है, 77 79 है, 83 85 है नहीं, 17 89 91 है नहीं, 95 97 है नहीं। तो है कौन कौन से, 1 2 3 4 5, ये थे 5, ये नहीं है, 6 7 8, 8 संख्या है। तो ऐसी कितनी संख्या है साथियों, ये भी 8 है जो जुड़वा है। कितनी है साथियों, 8। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है कि पहले आप उनमें विजिबिलिटी रूल लगा लो। ठीक है, जैसे ये हो गया 6 एक 7 एक 8 कटता नहीं, 3 से 7 एक 8 एक 9, यानी ये अभाज्य नहीं उड़ेगी। ठीक है, 7 3 10 एक 11 2 2 4 एक 5। अब 161 है, 161 किसके उसके नजदीक आ रहा, 13 यानी 12 का। इससे छोटा एक पूर्ण वर्ग संख्या देखो 144, तो 1 2 3 5 7 11, 12 से छोटे सभी संख्याओं से काट के देखो ये कट रहा क्या, 3 से नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, 2 का तो भूल जाओ, 5 से नहीं कट रहा, 7 से देखो, 7 दूनी 14 7 21, यानी ये कट गया, ये अभाज्य नहीं है। अब 173 है, 173 169 का है, 13 के स्क्वायर के आसपास है, तो इसमें 13 हो देख लो, 7 से देखो, 7 दूनी, 3 से नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से देखो, 7 दूनी 14, बचे 33, कटता नहीं, 11 से नहीं कटता, 13 से, 13 ही कम 13, बचे 43, कटता नहीं। ठीक है, अब 221 देखो, 221 है 15 के स्क्वायर के वो, तो यहाँ 15,
15 तक देखो, 13 से देखो इसे काट के, 13 एकम 13, बचे 9, 13 सत्ते 91 यानी कट गया। तो यह भाज्य संख्या क्या होगी साथियों, 173। हमें क्या करना साथियों कि इससे छोटा, इससे छोटा इसका स्क्वायर देखना कि इससे छोटा स्क्वायर संख्या क्या है 144, यानी 12 तक की सभी अभाज्य संख्याओं से इसे काट के देखना। फिर इससे अगली संख्या थी, जैसे सबसे बड़ी 221 थी, ये 15 का स्क्वायर के आसपास थी 225 के, तो हमें 14 तक की संख्याओं को काट के देखना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।